आज हम लोग बात करने वाले हैं विशाखा गाइडलाइन की। वर्तमान समय में दुनिया भर में भारत के साथ ही महिलाओं की भागीदारी कार्यस्थल पर बढ़ी है, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं के आने के साथ ही कई बड़ी समस्याएं भी बढ़ गई, जिसमें से एक है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। 2013 में इसके लिए एक कानून भी आया जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 रखा गया, जिसे हिंदी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण कानून 2013 कहा गया है। लेकिन इन कानून के आने से के पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी बने, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संरक्षण के लिए बनाए थे। इन गाइडलाइन को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला बहुत ही रिनाउंड केस है। अगर आप जब संविधान पढ़ते हैं या आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो विशाखा गाइडलाइन के बारे में बात निकल कर आती है। आइए इस लेक्चर में लास्ट तक जुड़िए और देखते हैं कि यह क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से प्रश्न थे और कौन सी बात गाइडलाइन से निकल कर आई थी जो इस मामले में शुरुआत करती है। इस मामले की शुरुआत भंवरी देवी नाम की महिला के बलात्कार के साथ शुरू हुई थी। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार बाल विवाह हो रहे थे और बाल विवाहों को रोकने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी। इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी। 1992 में राजस्थान के ही किसी गांव में एक छोटी बच्ची का विवाह हो रहा था, जिसे रुकवाने का काम भंवरी देवी द्वारा किया गया, लेकिन वह विवाह रुकवाने में सफल नहीं हो पाई। उसे यह भी एहसास हुआ कि राजस्थान सरकार की पूरी व्यवस्था ही बाल विवाह को रोकने में असफल है। भंवरी देवी द्वारा किए गए बाल विवाह के रोकने के प्रयासों के विरोध में गांव द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया गया और साथ ही उसके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि 5 लोगों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। भंवरी देवी के साथ बलात्कार होने के बाद एक केस दायर हुआ, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 5 आरोपी बरी कर दिए गए। इस घटना के बाद ही राजस्थान के 5 एनजीओ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। यही पिटीशन विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के नाम से जानी जाती है। यह मामला भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा, जो मुख्य न्यायाधीश थे, ऑनरेबल जस्टिस सुजाता बी मनोहर और ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल थे। ये 3 जजेस की बेंच थी। मामले में जो मुख्य विधि के प्रश्न उठाए गए थे उनमें से एक था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या उपयुक्त घरेलू कानून के अभाव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू किया जा सकता है। और उसके साथ ही एक सवाल यह भी था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मद्देनजर रखते हुए अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी घटना जो कार्यस्थल पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न कर रही है, यह आर्टिकल 14, 15 और 19 1G का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके साथ न्यायालय ने रिलेवेंट कुछ अन्य प्रावधानों का भी संकेत दिया, विशेष रूप से आर्टिकल 42 का, जो कार्य और मातृत्व राहत की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान कर, और साथ ही 51A का भी हवाला दिया, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान करती है। कोर्ट ने आवश्यक घरेलू कानून के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के नियमों पर विचार किया और कोर्ट ने साथ ही कुछ गाइडलाइन भी जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना, घूरना या यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी करना, इशारे करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट भेजना, यह सब यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर उस एक संस्थान को जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना होगा। इस कमेटी की अध्यक्ष एक महिला होगी। कमेटी के आधे से ज्यादा सदस्य भी महिला होंगी और इसके अलावा यौन शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे एनजीओ की एक महिला प्रतिनिधि भी ऐसी कमेटी में शामिल करना आवश्यक होगा। संस्था में काम करने वाली कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत ऐसी कमेटी में दर्ज करा सकेगी। कमेटी को जांच करना होगा और 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपना होगा। कमेटी अपनी जांच में अगर किसी को आरोपी बनाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी संस्थाओं की
इंटरनल कमेटी को हर साल एक बार अपने पास आई शिकायतों का लेखा जोखा और कार्यवाही का विस्तृत रिपोर्ट सरकार के पास भेजना होगा। अगर महिला कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है और इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 354 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। ऐसे मामले के साबित होने पर आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। पहली बार ऐसा करने पर आरोपी को 1 से 3 साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अगर दोबारा फिर ऐसा वह करता है तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना का भी प्रावधान है। विशाखा गाइडलाइन 1997 में आई थी, लेकिन सरकार द्वारा 2013 में बनाया गया अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक कानूनी रूप ले चुका है। इंटरनल कमेटी बनाई जानी जरूरी है, लेकिन कई महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो जीवन में परेशानियां झेल रही होती हैं। तो मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का क्या मामला था ये आप समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन-कौन सी गाइडलाइंस दी गई और आपको यह भी जानकारी हो गई होगी कि कार्यस्थल पर कौन-कौन सी बातें यौन उत्पीड़न के दायरे में आती। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।